हेलो फ्रेंड्स, इजी जिस में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार भट्ट फिर से जो चैप्टर का लास्ट या एक दो दिन का और क्लास हो उसको आगे बढ़ाते हुए देखिए, हमने कल ये बात नोटिस की थी कि सूर्य को परिवार कैसे कहा जाए, क्यों परिवार कहते हैं। मेरे भी मन में हमेशा शुरू से ही, बचपन से ही, जब से मैंने सोलर सिस्टम इस सब बारे में अध्ययन करना शुरू किया, तब से मेरे दिमाग में लगता है कि सूर्य को परिवार क्यों कहते हैं। लेकिन कुछ समानताएं परिवार और सूर्य के परिवार में और आधुनिक हमारे मानव के परिवार में कुछ समानताएं मैंने देखी और उसको बड़ा ही रोचक ढंग से आपको मैं बताने जा रहा हूँ। उससे बहुत सारे क्वेश्चन एराइज होंगे। तो आइए पहला टॉपिक देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं। सौर मंडल से पृथ्वी के पूर्ण अस्तित्व में आने में 1 अरब वर्ष लगते हैं। परिवार और मानव के परिवार और सौर के परिवार में एक का काफी समानता दिखाई दे रहा है। यहाँ 1 अरब वर्ष लगते हैं जैसे पृथ्वी को पूर्ण अस्तित्व में आने में। सौर मंडल से पूर्ण अस्तित्व में आने में 1 अरब साल लगा। अब परिवार को भी एक परिवार बनने में 1 साल लग जाते हैं। हमने वहां पर समानता पाया। अब कैसे होता है ये देखिए। सौर मंडल 4.6 अरब वर्ष पुराना है। ये पहले भी हम लोग टॉपिक में चर्चा कर चुके हैं। और पृथ्वी अस्तित्व में आई 3.6 अरब वर्ष पूर्व में। दोनों को माइनस करिएगा, 1 अरब वर्ष आता है। हालांकि उस समय जिस समय पृथ्वी अपने अस्तित्व में आई, उस समय पृथ्वी पर मानव कोई भी लिविंग थिंग या सजीव जगत का कोई अस्तित्व नहीं था। नो लाइफ ऑन द अर्थ इन प्री कैम्ब्रियन एरा। जिसे वो अस्तित्व में आई, उस एरा को पृथ्वी के अस्तित्व को कई भागों में बांटा गया है। पृथ्वी के जीवन काल को, एज पीरियड को कई भागों में बांटा गया है, 5 भागों में बांटा गया है। उसमें से प्रारंभिक जो काल है, हालांकि जितने भी भागों में बांटा गया सबको एरा बोलते हैं, एरा। तो प्रारंभिक जो एरा था उसे प्री कैम्ब्रियन एरा कहते हैं। प्री कैम्ब्रियन एरा में कोई लाइफ नहीं था। अब देखते हैं इसको परिवार में कैसे जोड़ते हैं, रिलेट करते हैं। जैसे परिवार का निर्माण भी 1 वर्ष में पूरा होता है, मैंने ऊपर में ही लिख दिया है। तो कब परिवार बनना शुरू होता है? कोई भी मनुष्य सिंगल होता है और जब वो परिवार बनाने के लिए चाहता है तो उसको दाम्पत्य जीवन में स्थापित होना पड़ता है, उसको शादी के बंधन में बंधना पड़ता है। और आप जानते हैं कि हमारे यहाँ शादी के बंधन बंधने का सबसे शुभ अवसर लगन कहलाता है। और वो मई में, गर्मी के दिनों में, प्रारंभिक कालों से ही लगन का महीना हमारा मई में शुरू होता है। असंभवतः इस कारण से भी ये केवल भारत का मैटर नहीं है, ये पूरा होल वर्ल्ड का मैटर है। पूरा विश्व ने इसी महीने में विश्व परिवार दिवस मनाने की घोषणा की। देखिए, 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है, मतलब वर्ल्ड फैमिली डे। ये तो भारतीय ऋषि मुनियों का ही दिन था और इसको हमको लगता है कि उस समय से पूरा वर्ल्ड मान रहा है। तो आपको एक चीज और याद रखनी है कि विश्व परिवार दिवस कब मनाया जाएगा? मई महीने में, जब हमारे यहाँ लगन लगता है। इससे आपको हमेशा कंफ्यूजन कभी नहीं होगा, कभी सेकंड ऑप्शन में नहीं जाएंगे। मई महीना में तो आपको हमेशा ही याद रखना होगा, मई महीना में। अब मई महीना में कब? एकदम मिड मई, एकदम मई के मध्य में 15 मई के दिन विश्व परिवार दिवस मनाया जाएगा। अब जब परिवार बन गया तो 2-3 महीने बाद ही बच्चों परिवार को बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होती है। अर्थात
2 से 3 होने में 2-3 महीने का इंटरवल शुरू हो जाता है। 2-3 महीने के इंटरवल के बाद 2 से 3 की प्रक्रिया शुरू होती है, माने बच्चे की ओरिजिन शुरू हो जाता है। अब ये हम नहीं कर रहे हैं, ये मैं नहीं कर रहा, ये पूरा वर्ल्ड कर रहा है, पूरा पृथ्वी कर रही है, पूरा पृथ्वी को लोग कर रहे हैं। क्योंकि देखिए 15 मई को तो विश्व परिवार दिवस मनाया गया और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये 3 महीने का इंटरवल है, देख लीजिए। 3 महीने के बाद 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया था, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया था। दैट मीन्स वो कह रहा है कि अब जनसंख्या बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। यहां भी मैंने स्थापित कर दिया। इसके लिए ये भी एक परिवार है, हमारा मानव का परिवार है। यहाँ पर सूर्य का परिवार दिखाई दे रहा है। इसमें भी 1 अरब साल लगा, क्योंकि नेचुरल चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं, पृथ्वी की बातें हो रही है, सोलर सिस्टम की बातें हो रही है, इसलिए 3 मंथ के बाद 1 साल हमारा लग जाता है। 9 महीने बच्चा गर्भ में रहेगा, 3 महीने के बाद शुरू होता है, 12 महीने के बाद एक परिवार बन जाता है। और यहाँ भी इसका मतलब 1 साल वर्सेस 1 अरब साल, दोनों में रिलेशन जुड़ गया। दूसरा पॉइंट पे आते हैं दोस्तों। सूर्य के 8 पुत्र और मनुष्य भी, हम लोग में भी, खास करके भारत में भी जनसंख्या वृद्धि दर काफी ज्यादा थी। 1981 को जिसके जनसंख्या विस्फोट का काल कहा जाता है, उसके पहले तक जनसंख्या की वृद्धि दर काफी ज्यादा थी। उस समय तो अति हो गई, एक्सेस हो गया, इसलिए तो इसको जनसंख्या विस्फोट का काल कहते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूपीएससी सब जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जनसंख्या के आंकड़ा में जनसंख्या विस्फोट का पीरियड क्या है। 1981 यहाँ पे सूर्य के 8 पुत्र होंगे, तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे 8-8, 10-10 पुत्र होते थे। और दूर की क्या बात कहें, पता नहीं आप अपने आसपास में देखे होंगे या ना देखे होंगे। हम आपको क्लियर कट बताते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लालू प्रसाद यादव जी, उनके आप पुत्र का सर्च कर लीजिएगा, 8 से ज्यादा ही होंगे, कम नहीं होंगे। चलिए, ये भी बात लागू होती है, दोनों में समान रिलेशन जुड़ता है। तीसरा एक और आते हैं, तीसरा पॉइंट में है वैज्ञानिकों ने प्लूटो को मारा, हमने हटाया, हम उसको मारने से रिलेशन जोड़ते हैं। वैज्ञानिकों ने हटाया तो बैक्टीरिया वायरस ने हम लोगों को मारा, ये भी एक रिलेशन जुड़ता है। और आते हैं, सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्योंकि सूर्य उसके पिता है, गार्जियन है। तो क्या परिवार के बच्चे जो हैं वो माता पिता की परिक्रमा नहीं करते? करते ही है, किसी भी रूप में हो, सेवा करने के लिए हो, आर्थिक रूप में हो, शिक्षा के लिए हो, माँ बाप उस केंद्र बिंदु होते हैं सूर्य के समान। ये भी रिलेशन जुड़ता है। अब परिक्रमा, सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं, उस पे आते हैं। परिक्रमा ऐसे ही करते हैं जैसे पहले भी हमने बताया था कि ये अंडाकार कक्षा होता है और उस पे ग्रह परिक्रमा करते हैं। अब देखिए कैसे परिक्रमा कर रहे हैं। इसमें कभी कभी ग्रह सूर्य के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं और कभी कभी दूर पहुंच जाते हैं। ये जो ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, कभी कभी सूर्य के बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं, बिल्कुल नजदीक नहीं, थोड़ा सा नजदीक कभी पहुंच जाते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। जब नजदीक पहुंच जाते हैं, माने पास पहुंच जाते हैं, तो पेरिहेलियन कहते हैं। याद रखिएगा, पी से पास, पी से पेरिहेलियन। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि पास वालों को अपहेलियन कहेंगे, पेरिहेलियन कहेंगे। बिल्कुल पी से पास, पी से पेरिहेलियन। यहां पर आकर उसको हिंदी में कहते हैं उपसौर। वो दिन होता है 3 जनवरी का दिन होता है। 3 जनवरी के दिन वो हमारी पृथ्वी जो है सूर्य के पास होती है। और अपहेलियन कहते हैं जब दूर होती है,
सूर्य से दूर होती है पृथ्वी तो उसे अपहेलियन कहते हैं, अपसौर कहते हैं। वो समय होता है 4 जुलाई। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा फ्रेंड्स कि 3 जनवरी को पृथ्वी जो है वो सूर्य के नजदीक थोड़ा सा पहुंची तो क्यों नहीं यहाँ पर ज्यादा गर्मी पड़ रहा है? आप याद करिए 3 जनवरी के दिन आपके यहाँ सबसे ठंडा पड़ता है, पड़ता ही है, बिल्कुल पड़ता है। 3 जनवरी के दिन ठंडा पड़ रहा है और नजदीक है सूर्य के, तो नजदीक रहोगे तो ज्यादा गर्मी पड़ना चाहिए था। लेकिन आप और हम केवल उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं तो उत्तरी गोलार्ध की चर्चा करते हैं, ये भूल जाते हैं कि पृथ्वी पे और भी लोग हैं। ओवरऑल अगर पृथ्वी का टेम्परेचर का वर्णन कीजिएगा, पूरे पृथ्वी के सारे कॉन्टिनेंट का टेम्परेचर का अध्ययन करिएगा, तो इस समय 3 जनवरी को टेम्परेचर कम हो जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है और 4 जुलाई को टेम्परेचर बढ़ता है। इसीलिए कहा जाता है कि इस दिन सबसे दूर हो जाती है और इस दिन सबसे नजदीक हो जाती है। अब इस गति को, जो सूर्य की परिक्रमा जो हो रही है, इस गति को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी जो है 2 तरह की गति करती है, एक परिक्रमण गति और एक घूर्णन गति। तो परिक्रमा से परिक्रमण बना, सूर्य की अगर परिक्रमा करेगी तो परिक्रमण गति। अब परिक्रमण गति को वार्षिक गति भी कहते हैं। वार्षिक गति अगर पृथ्वी नहीं करती तो यही का यही फिक्स हो जाती, तब क्या होता? इस पे विचार करें। अगर पृथ्वी परिक्रमा नहीं करती, यहीं पर फिक्स हो जाती, तो जितना पार्ट पृथ्वी के सामने दिखाई दे रहा है, पृथ्वी के सामने सूर्य के सामने है, जैसे देखिए यहां से सन रे पड़ रहा है, इस पे ये सन रे पड़ रहा है, इतना पार्ट पे 24 आवर हमेशा ही हमेशा रोशनी रहती, सनलाइट पड़ता, दिन रहता। लेकिन इसके अपोजिट वाला साइड हमेशा ही अंधेरा में होता। लेकिन ये हमेशा पृथ्वी तो पहले ऐसे घूर्णन करती है तो उसके चलते दिन और रात होता है, और ऐसे परिक्रमा करती है उसके चलते मौसम भी बदलता है। मौसम भी आपका नहीं बदल पाता। कभी ये पोर्शन सामने होता है तो दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी की मौसम आता है, और जब इधर ये पोर्शन चला आता है तो ये पोर्शन इधर सामने हो जाता है, तो यहाँ पे गर्मी का मौसम हो जाता है, इधर ठंडा का मौसम हो जाता है। वो बाद की चीजें हैं, बाद में बताएंगे कभी। हम लोग को अभी सोलर सिस्टम को खत्म करना है। अब इसको परिक्रमण गति को रिवोल्यूशन कहते हैं, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कहते हैं, मोशन कहते हैं। इससे क्या क्या फायदे हैं? वार्षिक गति से क्या क्या फायदे हैं? अगर ये नहीं होता तो क्या होता? दिन और रात की अवधि घटते बढ़ते रहती है। अगर ये चूंकि मूवमेंट होते रहता है पृथ्वी का, इसीलिए आप देखिएगा कि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी के दिन में दिन बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का ज्यादा पोर्शन ज्यादा देर तक सूर्य के सामने होता है, इसलिए वहां पे ज्यादा देर तक सूर्योदय सूर्य की रोशनी पहुंचती है, और रात छोटा होगा। पुनः जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध पर चमकने लगेगा, जब पृथ्वी की स्थिति बदल जाएगी और दक्षिणी गोलार्ध सामने हो जाएगा, तब दक्षिणी गोलार्ध में दिन बड़ा होगा और रात छोटा होगा। तो दिन और रात की अवधि घटते बढ़ते रहती है, क्योंकि पृथ्वी जो है वो सूर्य का परिक्रमा करती है, इसीलिए। दूसरा क्या होता है? ऋतु परिवर्तन होता है। यही तो कारण है, ऋतु परिवर्तन होता है। अगर ये पृथ्वी नहीं घूमती तो कभी ग्रीष्म ऋतु, कभी ठंडा ऋतु कैसे आती?
पृथ्वी घूमने के चलते ही समर सीजन, विंटर सीजन आते रहते हैं, रेनी सीजन आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, दो चीजें हमने पढ़ी कि रिवोल्यूशन से दिन और रात की अवधि घटते बढ़ते रहती है और ऋतु परिवर्तन होता है। अब मेरी वो आदत है कि अगर कोई भी चीज पढ़ाऊं तो उसमें किसी भी वर्ड का अगर डिस्कशन करूं तो उसे पूरी तरह से व्याख्या कर दूं, तो मेरी आदत है। आपने देखा इस पूरा सोलर सिस्टम जब हमने परिवार के साथ रिलेशन जोड़ा, यहाँ पर प्री कैम्ब्रियन एरा आया। अब प्री कैम्ब्रियन एरा का बिना डिस्कशन किए या फिर और सब एरा का बिना डिस्कशन किए छोड़ नहीं सकते क्लास को। और एक और चीजें आती है, ये सूर्य के तरह ही हमारा प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा भी पृथ्वी का परिक्रमा करता है। इसका मतलब चंद्रमा भी कभी पृथ्वी के नजदीक आता है, कभी दूर जाता है। तो उसकी भी चर्चा कर लेते हैं और एरा की भी चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद इसको एंड करते हैं। तो देखिए आपके पास ये सामने आपका चार्ट है। इससे हम पृथ्वी का टाइम पीरियड, कैसे कैसे पृथ्वी पर लाइफ आया, कैसे कैसे सारी चीजें निर्मित हुई, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यह जियोग्राफिकल टाइम पीरियड। लेकिन थोड़ी सी चर्चा हम कर ले पहले कि हमारा ये जो चंद्रमा है वो भी सूर्य की भांति पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो ये भी कहीं पास आता है, कभी दूर होता है। जब दूर होता है उसको अपोजी कहते हैं। और आपने देखा था सूर्य के ड्यूरेशन में कि सूर्य का जब चक्कर पृथ्वी लगा रही थी, उस समय जब दूर हो रही थी अपहेलियन कहते थे, और यहाँ पर अपोजी कहेंगे। अपहेलियन जिस समय होगा जब सूर्य से काफी पृथ्वी दूर होगी तो पृथ्वी पर गर्मी कम पड़ेगी, और जब पेरिजी पास में होगी तो यहाँ भी देखिए, वहाँ भी पेरिहेलियन के टाइम में भी गर्मी कम पड़ेगी, गर्मी ज़्यादा पड़ेगी जब पास में होगी, और जब दूर होगी तो गर्मी कम पड़ेगा। यहाँ भी वही हाल है। चंद्रमा भी पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पेरिजी पास में, याद रखिएगा, पास पेरिजी, और अपोजी मतलब दूर। अब सोचना है कि कितना दूर, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा दूर हो जाता, बहुत ज्यादा नजदीक होता है, ऐसा नहीं है कि 10 लाख किलोमीटर कम हो गया, 10 लाख किलोमीटर ज्यादा हो, नो, वो थोड़ा सा का अंतर पड़ता है। देखिए इसलिए मैंने किलोमीटर में लिख दिया है। जब दूर होगा तो 4,06,699 किलोमीटर होगा। दूर होगा तो मात्र 4,06,699 किलोमीटर। नजदीक होगा तो 3,56,359 किलोमीटर। ज्यादा का अंतर नहीं है, मुश्किल से 50,000 किलोमीटर का अंतर पड़ता है। ऐसे एवरेज चंद्रमा का डिस्टेंस है पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर, एवरेज डिस्टेंस। एवरेज अगर लिख दें, एवरेज डिस्टेंस लिख दें तो 3,84,000 किलोमीटर है। ये है पृथ्वी के पास चंद्रमा की स्थिति। अब आते हैं अपने मेन डायग्राम पर, मेन चार्ट पर। देखिए यहाँ पर हमने दिखाया है एरा में बांटा। कई हमने पहले भी बताया था कि 5 पृथ्वी के पूरा ड्यूरेशन को 5 पार्ट में बांटते हैं। 5 पार्ट में अलग अलग घटनाएं घटती है। अपने लाइफ को भी आप 4-5 पार्ट में बांटते हैं। बचपन का दौर अलग होता है, खेलने कूदने का दौर होता है, उसमें सेंस नहीं होता, सेंस एब्सेंट होता है। जैसे किशोरावस्था में आते हैं तो परिवर्तन होता है, बॉडी में बहुत सारा बॉडी में फिजिकल चेंजिंग होता है। फिर युवावस्था में पहुंचते हैं
फिर वृद्धावस्था में पहुंचते हैं और लास्ट में खत्म हो जाते हैं। यहाँ भी वही हाल है। प्री कैम्ब्रियन एज, जब पृथ्वी का जस्ट पृथ्वी अस्तित्व में आई थी, उसके पास जब बचपन में आपका कोई अंडरस्टैंडिंग पावर नहीं होता है, सेंस ज्यादा नहीं काम करता है, उस समय यहाँ भी था, कोई लाइफ नहीं था, यहाँ भी कोई लाइफ नहीं था, इसलिए हमने प्री कैम्ब्रियन को लाइफलेस, शुरुआती जो दौर था उसको लाइफलेस कहते हैं। कोई जिंदगी नहीं थी, जिंदगी विहीन पृथ्वी थी, एक सिंगल सेल वाला प्राणी भी नहीं था। सिंगल सेल वाला प्राणी किसे कहते हैं? अब एक कोशिकीय जीव नहीं था। ये कब का पीरियड है? 3600 मिलियन ईयर्स एगो। 3600 मिलियन वर्ष पुराना। अगर मिलियन ईयर्स को करोड़ या अरब में बदलें, कैसे बदल सकते हैं? यहाँ पे मिलियन ईयर है, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो यहाँ पर 10 लाख काउंटिंग करेंगे। 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, दैट मीन्स 3.6 अरब वर्ष पूर्व। 3.6 अरब वर्ष ये घटना है। इसलिए मैंने पहले ही लिखा था, पहले ही इसके पिछला क्लास में बताया था हमने कि पृथ्वी का ओरिजिन 3.6 अरब वर्ष पूर्व हुआ, जो कि चार्ट से भी आपको समझ आता है। उसके बाद लगभग 1 अरब साल के बाद, देखिए 10 लाख करोड़, 10 करोड़ अरब, मतलब 2.5 अरब साल के बाद, 2.5 अरब वर्ष पूर्व, 2.5 अरब वर्ष पूर्व बैक्टीरिया और वायरस का जन्म हुआ, एक कोशिकीय प्राणी का जन्म हुआ। आज जो आप देख रहे हैं कोरोना और कोविड-19 के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं, मार्स, सार्स के बारे में चर्चा करते हैं, हैजा के बारे में चर्चा करते हैं, ये बैक्टीरिया वायरस इसी काल में आए, प्री कैम्ब्रियन एज में आए। तो ये सबसे पहले आए, हमसे पहले इनका अस्तित्व आया। फिर इन एक कोशिकीय जीवों से ही कई मल्टीपल सेल्स के लोग प्राणी जन्म लिए। एक कोशिकीय जीव जैसे एल्गी हमने लिखा है, आपको बार बार पढ़ने में आता है, क्वेश्चन में आता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी से सजीव जगत का निर्माण हुआ, यही एल्गी है। इसका पीरियड कब है? एल्गी कब आया? प्री कैम्ब्रियन एज में आया। कितना साल पहले? 2.5 अरब वर्ष पूर्व, अर्थात पृथ्वी का अस्तित्व में आने के लगभग 1 अरब साल बाद लाइफ का ओरिजिन हुआ। अब आप पूछ सकते हैं कैसे हुआ? इस पृथ्वी पर कई घटनाएं घटी, उथल पुथल मचा रहा, कई वोल्केनिक इरप्शन होता था, कभी कुछ होता था, एक्शन रिएक्शन, कई केमिकल आपस में जुड़ रहे थे, बन रहे थे, बिगड़ रहे थे। उसी में कभी एक ऐसा दौर आया कि ये जो न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व जो पृथ्वी पर मौजूद थे, उनके मिलने से एक कोशिकीय प्राणी का जन्म हो गया। और समयोपरांत लाखों करोड़ साल के बाद उन्हीं से ऐसा पोषक तत्वों के उपस्थिति में, ऐसा एक्शन रिएक्शन के उपस्थिति में एक कोशिका से कई कोशिका के प्राणी जन्म लेने लगे। तो फिर आप ये कह सकते हैं कि एक कोशिका से बहु कोशिकीय जीव जंतु तो जन्म लिए, लेकिन उन्हीं से ये अलग अलग क्रिएचर, अलग अलग जीव जंतु कैसे हो गए? बहु कोशिकीय होते, मान ली कि एक सेल से 1 लाख सेल वाला जीव जंतु उत्पन्न होता, एक ही जंतु होता। आपको हाथी भी दिखाई देता, बाघ भी दिखाई देता, मनुष्य भी, बंदर भी दिखाई देते हैं। कैसे? धीरे धीरे समय के अनुसार, जगहों के अनुसार, क्लाइमेट के अनुसार, जलवायु
का प्रभाव पड़ा उन पर और उनके जीन में परिवर्तन होते चले गए और जीन में परिवर्तन होने से कई तरह के प्राणी जन्म लिए। आज भी आप देखेंगे, अपने मनुष्य में देख लीजिए, कहता है किसी व्यक्ति को राक्षस पैदा हो गया। कैसे हो गया? किसी व्यक्ति को देखिए कहीं ऐसे सुनाई देता है कि उसका बच्चा जन्म लिया और उसके 2 आंख के जगह 3 आंख थे। ये कैसे होता है? ये उनका जेनेटिक चेंजिंग के चलते होता है। उनका निर्माण, गर्भ में निर्माण के समय में उनके जीन में परिवर्तन हो गया, जेनेटिक चेंजिंग हो गई, जिसके चलते अलग अलग तरह के प्राणी, अलग किस्म के प्राणी जन्म लिए। एनीवे, साइंस का सब्जेक्ट है। हम आगे आते हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा को खत्म करते हैं, फिर आते हैं पैलियोजोइक। जोइक मतलब होता है लाइफ, जोइक का मतलब होता है लाइफ। यहाँ पर देखिए प्री कैम्ब्रियन एज में हमने नहीं लिखा था, क्योंकि अभी लाइफ की शुरुआत हो रही थी। जोइक माना और पैलियोजोइक मतलब होता है प्राइमरी, प्रारंभिक काल। लिख दिया मैंने। पैलियोज मतलब एंशियंट, एंशियंट लाइफ, पौराणिक लाइफ। इसको 2 भागों में बांटते हैं, एज ऑफ एम्फीबियंस एंड फॉरेस्ट। एम्फीबियन किसे कहते हैं? ऐसा जीव जो जल में भी रहता हो और स्थल पर भी रहता हो, जैसे मेढक दोनों जगह रह सकता है। ऐसे जीव जंतुओं को एम्फीबियन कहते हैं। और उसी समय जब इसी सेल से, एक कोशिकीय जीव जंतु से, बैक्टीरिया से ये सब सारे उत्पन्न हो रहे हैं, ये एक सेल वाले, ये मल्टीपल सेल वाले बहुकोशिकीय जीव जंतु हैं ये। तो एम्फीबियन जब जन्म लिया, उसी समय फॉरेस्ट का, माने प्लांट का, पौधों का भी ओरिजिन हुआ। और उसी समय फिशरीज, फिशेस का जन्म हुआ। एक क्वेश्चन पूछा गया है, कई कंपटीशन मैंने देखी है, कि मछली का उत्पत्ति कब हुआ? तो मछली, अब दोनों में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहले मछली आई या पहले एम्फीबियन आया। तो आप समझिए, एल्गिस समुद्री पार्ट में जन्म लिया, तो उसी में सबसे पहले लाइफ शुरू होगा। तो उसी में लाइफ शुरू हुआ, अर्थात पहले फिश आई, पहले मछली आई। मछली का टाइम पीरियड कब है? 600 मिलियन ईयर्स एगो। 600 मिलियन मतलब मिलियन में 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख बोलेंगे, 10 लाख करोड़, 10 करोड़ मतलब 60 करोड़ वर्ष पूर्व। 60 करोड़ वर्ष, ऐसे 60 करोड़ वर्ष पूर्व आया आई फिश। उसके बाद आया एम्फीबियन, मतलब उभयचर। एम्फीबियन है उभयचर, हिंदी में या उभयचर, उभयचर जल, उभय दोनों जगह पर रहने वाला। और फॉरेस्ट भी आया। आपको एक बात और बता दें, इसी समय ये सारे प्लांट्स, फॉरेस्ट, जब पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई, दलदल बन गई, ये सारे प्लांट्स नीचे दब गए और उन्हीं से कोयला का निर्माण हुआ। इसी पैलियोजोइक पीरियड में कार्बोनिफेरस एज आता है, कार्बोनिफेरस। चलिए शॉर्टकट लिखते हैं, कहीं इसको बाद में कहीं पढ़ाएंगे। कार्बोनिफेरस, कार्बन की उत्पत्ति मतलब कोयला, कार्बन मतलब कोयला। कोयला की उत्पत्ति कब हुई? पैलियोजोइक पीरियड में। पैलियोजोइक से आगे बढ़ाते हैं, देखिए मेसोजोइक। मेसो मतलब होता है मिडिल। याद रखिए, मेसो मैंने लिखा है, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है, यूनान का वर्ड है। तो लैटिन वर्ड में मेसो का मतलब, मेसोस का मतलब होता है मिडिल, मतलब मिडाइवल लाइफ। पैलियोजोइक प्राइमरी एज में क्या हुआ था? फिशेज आई, मछलियां आई और एम्फीबियन आए, उभयचर आए। जब मेसोजोइक पीरियड में जाते हैं, मिडिल पीरियड में जाते हैं, तो रेप्टाइल्स जन्म लेता है। रेप्टाइल मैंने रेंग करके चलने वाला जंतु, रेंग कर चलने वाला प्राणी। रेंग करके आप अभी देखते हैं, छिपकली, गिरगिट,
तो रेंग करके तो चलते हैं, सांप रेंग करके चलते हैं। ये सब डायनासोर प्रजाति के थे। डायनासोर आपके सामने दिखाई दे रहा है, डायनासोर लिख दिया हमने। अब डायनासोर देखे होंगे, एक डायनासोर पे बहुत बढ़िया मूवी आई थी, जुरासिक पार्क। अर्थात जुरासिक पार्क क्यों बनी, उसका नाम क्यों रखा गया जुरासिक पार्क? क्योंकि जुरासिक पीरियड इसमें आता है। इसी पीरियड में, मेसोजोइक पीरियड में जुरासिक पीरियड है। उसी समय ये डायनासोर आया और पक्षी जो होते हैं, बर्ड्स, उनकी उत्पत्ति होती है मेसोजोइक पीरियड में। फिर आते हैं कैनोजोइक पीरियड। कैनोजोइक पीरियड का हमने लिखा है। अच्छा, इसका भी अगर आकलन करें करोड़ों में तो 10 लाख करोड़, 10 करोड़ मतलब 40 करोड़। 40 करोड़ वर्ष पूर्व क्या हुआ? 40 करोड़ वर्ष पूर्व उभयचर आया। 10 लाख करोड़, 10 करोड़ मतलब 22 करोड़, 22 करोड़, 22 करोड़ वर्ष। तो उस समय रेंग करके चलने वाले जंतु आ गए। अब आते हैं कैनोजोइक पीरियड में। कैनोज का मतलब होता है रिसेंट, बिल्कुल रिसेंट। अभी का मतलब 2 साल 4 साल पहले नहीं। अभी रिसेंट का मतलब हो जाता है पूरा। अगर पृथ्वी के बारे में आकलन कीजिएगा तो रिसेंट भी होता है, तो कई लाख होते हैं। कई लाख वर्ष को कहते हैं रिसेंट। ये मत समझिए कि अभी तुरंत ही वाला रिसेंट, नो। कैनो का मतलब रिसेंट। इसको कैनोजोइक को टर्शरी पीरियड भी बोलते हैं, टर्शरी पीरियड बोलते हैं, इसको रिसेंट पीरियड बोलते हैं। और इसी पीरियड में, अब इस पीरियड को देखिए कितना साल पुराना है। 10 लाख करोड़, 7 करोड़ साल पहले का है, तब उसको बोलते हैं रिसेंट। याद रखिए, रिसेंट का मतलब 7 करोड़। इस पीरियड में मैमल मान स्तनपायी जंतु जन्म लिया। स्तनधारी जंतु जन्म ले लिए। स्तनधारी ऐसा जंतु जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जैसे गाय, भैंस, ये सब बच्चे को अपने दूध पिलाते हैं, तो ये स्तनधारी जंतु हैं। और फ्लावरिंग प्लांट, ऐसे पौधे जिनमें फूल लगते हों, फूल वाले पौधे। ये सब जो ये फॉरेस्ट जो था उसमें फूल नहीं लगता था भाई, याद रखिएगा। इसमें फूल नहीं लगता था। 40 करोड़ वर्ष पुराना है। जो फूल लगने वाले जो पौधे हुए वो 70 करोड़ साल पहले के हैं। 7 करोड़ साल पहले के हैं। और सबसे लास्ट में प्रबुद्ध मानव, जो बुद्धि वाला व्यक्ति है, वो ये जो मैन का है, वो क्वाटरनरी पीरियड का है। इसको 2.5 मिलियन माने 25 लाख वर्ष पूर्व कह सकते हैं। 10 लाख यहाँ पर 20 लाख हुआ और 25 लाख वर्ष पूर्व का एक घटना है। मानव का उत्पत्ति बंदर से जो बने, हम कहते हैं बंदर से मनुष्य बना, उसका पीरियड आता है 25 लाख वर्ष पहले से। तो इससे कई क्वेश्चन एराइज होते हैं। जितना भी पीरियड है सबका सब क्वेश्चन है, पूछ दिया जाएगा कि ये डायनासोर कब आया, तो जुरासिक पीरियड में आया। जुरासिक पीरियड किस एरा में है? मेसोजोइक एरा में है। ये टाइम पीरियड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। करोड़ वर्ष दे देगा, मिलियन ईयर्स दे देगा, बिलियन ईयर्स दे देगा, कई इससे क्वेश्चन एराइज हो जाएंगे। अगर यहाँ पे बिलियन, जहां पे अरब है वहां पे बिलियन भी लिख सकते हैं। इसको मिलियन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने 336 मिलियन दिखाया है। इसको फिर अरब साल में भी दिखा दिया हमने। अब आप इसको गौर से देखिएगा, पढ़िएगा। और ये हम आज इसी के साथ यूनिवर्स चैप्टर को खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं। अगले चैप्टर में हम पृथ्वी के बारे में चर्चा करना शुरू करेंगे। और अभी तक तो आपने देखा कि पूरा यूनिवर्स में अर्थ का लोकेशन कहाँ था, गैलेक्सी का लोकेशन कहाँ था, चंद्रमा का लोकेशन कहाँ था, मून का लोकेशन कहाँ था। और अब हम लोग देखेंगे कि पृथ्वी पर किसी स्थान का लोकेशन क्या होता है, किसी देश का लोकेशन क्या होता है, और उसको लोकेशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं। अर्थात अब हम लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर जाएंगे और इन देशों का स्थान, साइज और लोकेशन का पता करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।